ओके आई थी HDFC बैंक पे आपका कमेंट भी हो गया, बैंक्स पे आपका कमेंट हो गया, निफ्टी पे कमेंट हो गया। राहुल जी, मैं बात करूंगा रिलायंस के बारे में। अगेन, रिलायंस से बातचीत करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। चैनल का स्वामित्व पे अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एक तो इसकी ट्रेजेक्ट्री प्लस में इंडेक्स पे इसका जो इम्पैक्ट होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था रिलायंस का। मुझे याद है जब मार्च में ये तेजी शुरू हुई, रिलायंस का भाव था करीब करीब 2,000 रुपए। मार्च 21 को इसका भाव इस हाई के साथ हुआ 19 जुलाई को 2622 का। एक इवेंट आके निकल गया, एक प्राइस डिस्कवरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हो गई, वो अब एक अलग भाग है। अब ये 10 डिमा 20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को भी वॉलेट करने को तैयार नहीं है। इस कंसोलेशन को आप क्या नाम देंगे और कैसे प्रोजेक्ट करेंगे अपने टारगेट्स पे? मई 2022 से लेकर अब तक की ट्रेजेक्ट्री हाई लेवल्स को होल्ड करता हुआ रिलायंस पे आपका व्यू? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए रिलायंस के अंदर तीन चीजें हो रही है। एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो 68% ऊपर है पिछले 10-11 सेशन में। इनफैक्ट 70% क्रॉस हो चुका है कल का, अगर 3% एडिशन गिने तो। ये शार्पेस्ट राइज है पूरे लास्ट 12 महीनों में, तो काफी बड़ा यहाँ पर एक तरह से मेगा बिल्टअप है रिलायंस के अंदर। दूसरी बात यह है, रिलायंस का पुट कॉल रेशियो 0.37 था एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग, यानी कि पुट कॉल रेशियो जो है हेवीली ओवरसोल्ड है। काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, काफी वन साइडेड ट्रेड हो चुका है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जब भी एक्सट्रीम्स आते हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट्स रिवर्स करते हैं, स्टॉक्स रिवर्स करते हैं। और तीसरी जो बात यह है कि पूरे अगस्त महीने में 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है रिलायंस ने डिफेंड किया है। 3 अटेम्प्ट हुए इसे ब्रेक करने की, लेकिन डिसाइसिव मूव उसके नीचे देखने को नहीं मिला। मंथली एक्सपायरी अप्रोच हो रही है, साथ ही में रिलायंस का एजीएम भी है। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा एजीएम में क्या आ सकता है, बट टेक्निकल सेटअप डेरिवेटिव्स डेटा देखकर ये लग रहा है कि रिलायंस के अंदर एक प्री एक्सपायरी रैली देखने को मिल सकती है। मेरा यह मानना है कि 2475 अगर क्लोजिंग बेसिस में ब्रेक नहीं होता है तो 2650 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर भी है तो मेरे हिसाब से 3000 से लेके 3200 तक के लेवल, जो हमारा निफ्टी का 20,800 का टारगेट है, उसके साथ कोइंसाइड करता है। तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको इसमें बने रहना चाहिए। एज ए ट्रेडर ऑब्वियसली आपकी पोजीशंस होगी, काफी फेवरेट काउंटर है और इंडेक्स हैवी वेट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गौर फरमाना चाहिए 2650 तक के लेवल्स आने की अच्छी खासी संभावना है। ओके अच्छा राहुल जी, रिलायंस पर आपकी कमेंट हो गई। अगेन ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, प्लीज इसको हमेशा अपने जहन में रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट सिंस इट्स होल्ड सब्सटेंशियल वेटेज इन इंडेक्स बात करना लाजमी है। मिड कैप्स का शोर था राहुल जी। आई मीन मिड कैप्स ने बहुत अच्छा मूव दिया जब इंडस्ट्रीज बैकफुट पे थे। मिड कैप्स में एक दो थीम्स जो आपको बहुत इंप्रेस कर रही हैं, जो कि बहुत पैसा बना के दे सकती हैं, क्योंकि हमने एक चीज देखी है बाजार में, बाजार 52 वीक हाई को, ऑल टाइम हाई को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हिचकिचा नहीं रहा है। इसका एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है पॉलीकैब, एस्ट्रल। आपका व्यू कुछ और ऐसे सेटअप स्टॉक्स? देखिए अरुण जी, मेरे हिसाब से 3 सेक्टर्स हैं जिनमें एक तरह से मूव अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए मैं जिन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं वो सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बड़े करेक्शन दे चुके हैं। और देखिए अब आपको अगर एज एन इन्वेस्टर बड़ा व्यू लेकर चलना है तो वहीं पर सबसे बड़ा रिटर्न जनरेशन होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सबसे जो प्रेशर में है वो एक तरह से व्हाइट गुड्स है। व्हाइट गुड्स में वोल्टास हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मल्टीपल इनफैक्ट काफी क्रूशियल लेवल से एक बाउंस बैक हमने देखा था इस महीने में, एक पुल बैक आया वापस, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक 800 के आसपास बेस बना चुका है। और मेरे हिसाब से अगर आपका 12 महीने का व्यू है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो इसके ओल्ड ग्लोरी डेज के लेवल थे तकरीबन 1200 रुपए तक के, मुझे लगता है कि टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। एक 600 माफ कीजिए 730 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पर, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की राय रहेगी। दूसरा जो सेक्टर है वो है केमिकल्स में। देखिए केमिकल्स में एग्रो केमिकल्स एक तरफ है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। दूसरी तरफ जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो काफी प्रेशर में है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बास्केट अप्रोच लेकर चलना चाहिए, जहां पर आप तकरीबन 70% ऑफ द पोर्टफोलियो आप स्ट्रेंथ के साथ जाइए, यानी कि कोरोमंडल, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ जो एग्रो केमिकल साइड में काफी अच्छे सेटअप है, उनमें पोर्टफोलियो बनाइए। साथ ही में थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स में मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट में देखना चाहिए। मंथली चार्ट्स पर ये स्टॉक में काफी यहाँ पर एक तरह से टाइम स्पेंड हुआ है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली 12 महीने के टाइम फ्रेम में अगर आप लेके चले
तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि आपको तकरीबन 25 से 30% रिटर्न इस स्टॉक में बनाने को मिले। तो केमिकल्स पे मुझे लगता है कि एक तरह से एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेकर, बास्केट अप्रोच लेकर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। केमिकल्स यहाँ पर रिवर्स होता दिखता है। लास्टली तीसरा जो सेक्टर है, जो मेरे हिसाब से काफी कंसोलिडेशन के बाद ये भी निकलता हुआ दिख रहा है, वो है शुगर। शुगर सेक्टर में मल्टीपल चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी सारे यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर लीडर बलरामपुर चीनी रिलेटिव बेसिस में सबसे, लाइक अगर मैं बोलूं कि शुगर सेक्टर का एचडीएफसी बैंक है, तो अगर किसी को सेफ्टी चाहिए तो बलरामपुर चीनी में इन्वेस्ट करे। अगर आपको थोड़ा हाई बीटा प्ले चाहिए तो मुझे लगता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में फोकस करना चाहिए। यहाँ पर चार्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। 20% अपसाइड मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में, तकरीबन 30% अपसाइड त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकती है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि ये 3 एरियाज ऑफ द मार्केट है जहां पर आने वाले 12 महीने में आपका यहाँ पर अच्छा मुनाफा बन सकता है। ओवरऑल मार्केट देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से मोमेंटम एरियाज में हम डेफिनेटली ट्रेडिंग करके काम करके चल सकते हैं, बट फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये 3 पॉकेट्स है जहां पर वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके और अपनी मिशन फिटनेस पे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच।